जोहार। नवभारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। विकास मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। विकास की चाहे जो कोई भी अवधारणा दिया हो और जिस किसी प्रकार की अवधारणा हो, विकास मानव के उन्नयन की प्रक्रिया है, मानव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है और वह संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित बना देना है। विकास, भारत का विकसित होना, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे ठीक बाईं तरफ प्रोफेसर रमाकांत अग्रवाल जी। रमाकांत अग्रवाल जी XISS रांची के आप प्राध्यापक हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं आप कनिका जी हैं, कनिका मल्होत्रा। कनिका मल्होत्रा यहाँ HR कंसल्टेंट हैं। कई जो HR की कंपनियां हैं उसको अपना कंसल्टेशन देती है और अपना भी इन्होंने कंसल्टेंट का एक फॉर्म डेवलप करके रखा है। रांची की काफ़ी महत्वपूर्ण वो फॉर्म है। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं आप श्रीमान विनय कुमार जी। विनय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और UNI नाम की जो भारत की बड़ी एजेंसी है, आप उस एजेंसी के बिहार और झारखंड के आप हेड हैं। आप तमाम एक्सपर्टों का, जानकारों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है, रमाकांत जी आप ही से हम प्रारंभ करते हैं और वो यह है कि विकसित मतलब क्या? देखिए, विकसित का जो पूरे विश्व में एक कॉमन डेफिनेशन है वो है पर कैपिटा इनकम जी। तो हालांकि विकसित का मतलब और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेन वही अवधारणा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रति व्यक्ति आय एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो आपको ये मान के चलेंगे कि हम लोग कि आप एक विकसित राष्ट्र हैं जी। अभी जैसे हमारे देश में कहा जाता है ऐसा कि हम अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में जी। और हमारा अभी जो GDP है, साइज ऑफ इकोनॉमी, वो करीब $3.7 ट्रिलियन है। जी जी। इसको 2027 तक ये $5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा और हम लोग फिर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ये IMF का एस्टिमेट है जी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हमें विकसित बनना है और उस समय हम आज से 24 साल के बाद हमारी अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन के आसपास आ जाएगी जी। लेकिन ये थोड़ा सा और भी विचारने की बात है कि अभी हमारा विश्व में 5वां या तीसरा स्थान जरूर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हमारा स्थान 139वां है जी। और 126वां है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जी। दूसरी बात यह है कि अगर हमें $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमारा जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कम से कम 9.4% होना चाहिए, जो कि अभी तक होना मुश्किल है। तो अब ये कैसे हासिल होगा? क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि मोदी है तो मुमकिन है जी। तो मुमकिन इसको इस तरह से बनाया जाएगा कि आप इतिहास में देखें कि 4 ऐसे देशों का उदाहरण आपके सामने है जिन्होंने चमत्कार किया अपने अर्थव्यवस्था के साथ। सबसे पहला तो जापान है। उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल तहस नहस हो गई थी और वहाँ पर एक इकोनॉमिक मिरेकल हुआ। 30 साल के अंदर जापान एक विकसित राष्ट्र बना। उसी तरह से जर्मनी, जिसको एक कहते हैं विरशैफ्ट वुंडर, उसका एक जर्मन नाम है, वो जर्मन इकोनॉमिक मिरेकल हुआ वहाँ पर, वो भी 30 साल के अंदर हुआ। उसी तरह से साउथ कोरिया में कहते हैं मिरेकल ऑन द रिवर हान। रिवर हान, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी बहुत पवित्र मानी जाती है, वहाँ पर रिवर हान को मानते हैं। और फिर वहाँ पर भी 25 से 30 सालों में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल हुई और विकसित राष्ट्र के श्रेणी में वो आ गया। उसी तरह से आपका ये सिंगापुर, एक छोटा सा देश जो अग्रेरियन कंट्री था, अब वो एक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही विकसित राष्ट्र के रूप में माना जाता है जी। तो उनका कहना है कि ये जो हमारा अमृत काल है, ये जो मिरेकल हुआ जी, जो दुनिया के देशों में जो चमत्कार हुआ, हाँ, वैसा ही चमत्कार प्रधानमंत्री जी भारत में ही दोहराना चाहते। विनय जी, चमत्कार का क्या तात्पर्य है? देखिए, चमत्कार का तात्पर्य ये है
खास करके जब प्रधानमंत्री की आपने चर्चा की तो प्रधानमंत्री जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं जी। आपको याद होगा अयोध्या में 91 में प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि भाई यहाँ हम राम मंदिर बनाएंगे। जी बिल्कुल। 91 में जो जिस समय में वो कुछ अडवाणी भी जी नहीं की था। रथ यात्रा कोई सोच भी नहीं सकता हाँ, था। सोच भी नहीं सकता। लोग तरह तरह की बात करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, इस तरह से उनकी आलोचना होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस संकल्प को पूरा करने का काम किया और अब 22 तारीख को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और जिस तरह से का वहाँ चमत्कार देखने को मिल रहा है, अभी हम पिछले दिनों वहाँ थे, तो एक अद्भुत क्रांति मैंने आप जाइएगा तो लगेगा कि कहीं एक दूसरा देश में आ गए। अब उससे क्या होगा, उसी तरह से बनारस को जिस तरह से उन्होंने बनाने का काम किया, अब पर्यटक गोवा से ज़्यादा काशी आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। अगर आप रिकॉर्ड उठा के, बिल्कुल। अब अगर आप पर्यटन को बढ़ावा दिए तो आप देखिए धार्मिक पर्यटन के साथ है, वो धर्म का क्षेत्र है। काशी बनारस दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, जिनको संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जानना है उसको आना पड़ता है। उसी तरह से अब अयोध्या में वही स्थिति होगी। लोग अभी से बुकिंग करा रहे हैं जिस तरह से मतलब अयोध्या। तो प्रधानमंत्री जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। पहले कई हम लोग देखे बिहार में, झारखंड में कई ऐसा चीज। अब यही झारखंड में आप देख लीजिए नई राजधानी का शिलान्यास हुआ। कहाँ आज नई राजधानी है? नहीं, जो लेकिन प्रधानमंत्री जी जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ पूरी करने की कोशिश करते हैं और होता भी है। और उनका उन्हीं का एक है कि 2047 तक हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा भारत जो शक्तिशाली हो, समृद्ध हो, जो पहले, जो आधुनिक काल में तो नहीं, पुरातन काल में जिस भारत की स्थिति थी। अब 1700 के पहले अगर भारत का, मेरे ख्याल से सर अच्छा बताएंगे कि उस समय जो वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की जीडीपी थी वो कहा जाता था 70% के आसपास जीडीपी थी 1700 के आसपास। लेकिन आज क्या स्थिति हुई, आज कहाँ हम चले गए। और भारत को जब विकसित बनाना है तो हमको अपने पुराने गौरवशाली भारत को वापस लाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं उसको करके भी दिखला रहे हैं। वो जनता देख रही है कि भाई वो जो, और उनका सोच है। अब आयुष्मान भारत योजना जो उन्होंने चलाई, बिल्कुल। तो अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े देश में आप सबके लिए स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, आप सबके लिए भोजन की चिंता कर रहे हैं। कोरोना काल में एक भी व्यक्ति भोजन के बिना नहीं, 80 करोड़ लोगों को भोजन में अनाज दिया जा रहा है सस्ते दर पर। तो ये क्रांति है। और कभी पहले क्या होता था कि गरीबों के लिए, सही माने में वंचितों के लिए कम सोचा जाता था, गांव के विकास के लिए, गांव की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कम सोचा जाता था। लेकिन आज मुझे सौभाग्यशाली हमें कि हम ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी भारत सरकार में हिंदी सलाहकार समिति के, तो हम ग्रामीण विकास मंत्रालय के काम को भी देख रहे हैं कि गांव की इकोनॉमी कैसे बढ़े। आदरणीय मंत्री गिरिराज सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, हर वक्त लगे रहते हैं कि गांव की इकोनॉमी हमको बढ़ाना है, कैसे किसान की आमदनी बढ़ाना है, कैसे गांव का विकास करना है, कैसे। अब छोटे छोटे चीजों को अगर आप लेंगे तो ये जो चमत्कार है, ये जो जैसे सर ने कहा, अग्रवाल साहब ने, कि ये प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में जो आर्थिक विकास का जो चमत्कार देखने को आया है, वो इस 25 साल में वो चमत्कार प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो हम वो चमत्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे आप बता सकते हैं कि जो भाई ये हो सकता है, चमत्कार ये हो सकता है, क्योंकि आप तो। जी गौतम जी, सो इनफैक्ट चमत्कार अगर हम देखेंगे तो हमारे जितने छोटे और मध्यम वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को, रमाकांत सर भी इसको ज़रूर इस पे बताएंगे, हमारे जो छोटे मध्यम वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल करते हैं इकोनॉमी को। तो जो 2024 एंड आगे 2027 और फिर 2047 की जब हम बात करें कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके जाएंगे, हम जितना सपोर्ट इन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को करेंगे, हम उतना आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे।
जैसे ही मैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करती हूँ तो मैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स की भी बात करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी 2 इम्पॉर्टेंट योजना की जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। एक 2018 में उन्होंने अप्रैल में लॉन्च किया था वन धन विकास योजना, जो कि फॉरेस्टेड ट्राइबल्स के लिए था। उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्टेड ट्राइबल्स को जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरेस्ट में बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको वो एमएसपी में बेच सके या फिर उसका वैल्यू एडिशन कर सके, वैल्यू एडिशन करके उसे फिर देश में कहीं पे भी उसको वो बेच सके। तो उन्होंने ये एक योजना स्कीम लॉन्च की। इसके तहत अगर आप देखेंगे बहुत बेनिफिशरीज हैं। वो बेनिफिशरीज आपके जो ये योजना या केंद्र के जो एसएचजी मेंबर्स हैं, आप मिनिमम 5 लाख से लेके 18 लाख, इनफैक्ट मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी ट्राइफेड की, एंड उसमें मैंने देखा कि गिलोय का प्रोडक्शन जो कि नासिक के शाहपुरा में एक प्रांत है, वहाँ पे हो रहा है। 18 लाख का उन्होंने ये जो आपने जो आपका जो ये जो आपने डाटा प्रस्तुत किया है, तो इस डाटा में तो जो हमारा जो स्टार्टअप है, वो छोटे स्टार्टअप बड़े स्टार्टअप हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। वो नया स्टार्टअप भी बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहा है और नए नए अर्थशास्त्र को, आर्थिक चीज़ों को वो प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस देश हाँ में। जी, मतलब गिलोय का तो मैंने आप उदाहरण दिया। हमारे झारखंड से भी एक बहुत ही मतलब है, सिलादौन गांव में है, उन्होंने लाह और शहद बेच के, मधु बेचकर उन्होंने 6 लाख का सालाना, मतलब 1 साल में किया। आसपास की महिलाओं को उन्होंने जोड़ा। तो आप देखो, वो खुद तो विकसित हो रहे, लेकिन आसपास के लोगों को भी एम्पावरमेंट दे रहे, उनको भी विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड इसी प्रकार से जो मिरेकल की हम बात कर जो रहे हैं, चमत्कार की हम बात प्रधानमंत्री कर जी सोच रहे हैं, वो जमीन पर दिख रहा है सर जी। तो इसमें अभी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा एक इकोनॉमिक थ्योरी की ओर, जिसका नाम है टेक ऑफ थ्योरी जी। अभी आप वो एक आपने देखा होगा, एरोप्लेन जब जमीन के ऊपर उड़ना शुरू होता है, उसके पहले उसका एक मिनिमम स्पीड उसको मिल जाता है, तभी वो ऊपर उड़ पाता है जी। तो इनका कहना है कि हमारे जो इकोनॉमी है उसको एक मिनिमम स्पीड मिल चुकी है, अब इसको खाली उड़ाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्री कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं किसी भी देश को विकसित बनने के लिए, वो हमारे पास आज हैं। अब हमें उड़ना बाकी है। तो उड़ना जो बाकी है, तो हम उड़ेंगे कैसे? ये सवाल पूछा है उन्होंने देश के युवाओं से और देश की विश्वविद्यालयों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कि आप बताएं कि हम उड़ें कैसे। अभी विजन 2030 की घोषणा होने वाली है 1 से 2 महीने के अंदर। शुरू में आपने कहा कि विकसित का मतलब क्या होता है, वो भी बताएं। तो वो बहुत सारी उसमें एट्रीब्यूट्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं होती हैं। विनय सर ने भी बताया कि अब हमें पुराने ज़माने में जो हमारी विशेषताएं थी उनके तरफ हमें जाना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पर कैपिटा इनकम तो हाई होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हाई होना चाहिए। अभी आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज जो पहले 1400 किलोमीटर 1 साल में ट्रैक बिछाता था, अब वो 5300 किलोमीटर बिछाता है। फिर आपका जो एयरपोर्ट था, 78 एयरपोर्ट था, अभी 148 एयरपोर्ट हो गए हैं। आपके नए नए वो जो जल से जो परिवहन होता है, वाटरवेज, उसका अलग अलग वो बढ़ रहा है फैसिलिटीज़। टेक्नोलॉजी में तो इंडिया को नंबर अभी बहुत ही हाई मिलते हैं। हमारे यहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 120 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है। हमारे यहाँ 40% जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यूपीआई के थ्रू होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो अभी आयुष्मान भारत का स्कीम, आपने भी जैसा कहा गौतम जी, कि आयुष्मान भारत के चलते अभी कितने लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और कितने हजार लाख केंद्र उसके बन चुके हैं। और उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधर रही है और सबसे बड़ी चीज़ है हैप्पीनेस इंडेक्स। इसी बीच हमारे स्टूडियो में कुणाल सारंगी जी उपस्थित हुए हैं। कुणाल सारंगी जी पूर्व में विधायक भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा हैं। और जैसा सर ने कहा
कि युवाओं के बीच प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को लेकर के गए हैं और युवाओं से मांग रहे हैं कि भाई युवा क्या सोच रहा है और उसके नज़र में विकसित भारत का कंसेप्ट क्या है। तो कुणाल जी, युवा क्या सोच रहे हैं और युवाओं के नज़र में विकसित भारत का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी, इस बिल्कुल। कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। जैसा मेरे पैनल डिस्कशन में मेरे सहकर्मी जो नमाकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं के लिए, क्योंकि भारत ना सिर्फ युवाओं का देश है बल्कि विश्व में जो देशों की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत होता है, कहीं कहीं हम उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाले भारत के सपने क्या होंगे, उसकी आकांक्षाएं क्या होंगी, ये संपूर्ण रूप से युवाओं की मानसिकता पर निर्भर करता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 10 सालों में जो काम हुए हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो युवाओं के लिए हुई कि युवाओं का सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है। बिल्कुल। पहले जो एक हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी होती थी टू रिजेक्ट एवरीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि कुछ नहीं होगा, एक फ्रस्ट्रेशन रहता था, एक नेगेटिविटी रहती थी, एक नकारात्मकता रहती थी कि इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने वो रिस्क लिया है युवाओं को कन्विंस करने का, युवाओं के प्रति अपनी सोच को जमीन पर इंप्लीमेंट करने का, और करके दिखाया है। अभी जितनी योजनाओं का जिक्र रमाकांत जी ने किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, आप आत्मनिर्भर भारत देख ले, स्टार्टअप इंडिया देख ले, डिजिटल इंडिया। जब पहले डिजिटल इंडिया आई थी तो लोग कहते थे बुजुर्ग लोग जिन्हें मोबाइल नहीं चलाना आता है वो कैसे यूपीआई से पेमेंट करेंगे, ये सिर्फ युवाओं की सोच है। अब देखिए जो मूंगफली बेच रहा है, मैंने तो यहां तक देखा कि गाय को लेकर दक्षिणा मांगने वाला भी अपने क्यूआर कोड को गाय के माथे पर चिपकाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेनिट्रेशन है और एक सशक्त नेतृत्व के प्रति युवाओं का जो विश्वास बढ़ा है, आप पहले ब्रेन ड्रेन होता था, आज रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं जानता हूं, मेरे साथ 40 देशों में मेरे दोस्त रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात। मैं उनकी बातों को सुनता हूं, वो कहते हैं भारत वापस आना चाहते हैं। मैं खुद भारत वापस आया हूं 6 साल लंदन में रहने के बाद। तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे भारत के प्रति जो पहले एक पिक्चर था वो पिक्चर ग्लोबल स्तर पर बदला है। आज 50 से ज्यादा देशों में आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप वीजा ऑन अराइवल अवेल कर रहे हैं। भारत के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आज जो 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापना जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस कार्यक्रम को 50 से ज्यादा देशों में लाइव लोग देखने जा रहे हैं। अमेरिका के 40 राज्यों में उसका सीधा प्रसारण हो रहा है। तो क्या ये लगता नहीं कि ग्लोबल इंपैक्ट है? मॉरिशस ने 2 घंटे की छुट्टी डिक्लेयर की है, दुबई के बुर्ज खलीफा में उसे लाइव दिखाया जा रहा है। ये इंडिया की नई इंडिया की पावर है जो बिना यूथ के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल नहीं है। तो आप आत्मनिर्भर भारत से लेकर, क्योंकि युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है, मैं युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं राजनीति में, मुझे लगता है युवाओं को शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है, आज के युवा को इकोसिस्टम की आवश्यकता है। अगर आप उसे सही इकोसिस्टम दे सकते हैं, सही एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, सही टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, तो वो मेहनत करने को तैयार है। उसे शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है, उसे भ्रष्टाचार के रास्ते सफलता पाने की ललक नहीं है, वो मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। बिल्कुल। पहले जो होता था कि मैं किसको जानता हूं उस पर निर्भर करता था मेरी सफलता का आकलन कैसे होगा, आज वो नहीं है। और ये प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिक्स में भी करके दिखाया है। कोई नहीं कह सकता है कल भारतीय जनता पार्टी में उसे क्या मिल सकता है। आपने देखा 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम आने के बाद किस तरह से नया नेतृत्व उभर कर आया है, जो कि एक ट्रेंड सेटर है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। जी बिल्कुल। ये युवाओं की बात हो, और सबसे बड़ी बात कुणाल जी ने कहा है कि युवाओं का विश्वास व्यवस्था पर, जो सिस्टम है, स्वाभाविक रूप से आज से पहले मतलब काफ़ी जब स्थितियां जब बहुत अनुकूल नहीं होती थी तो लोग युवा कहता है कि दूर अब छोड़िए, अब कुछ नहीं हो सकता है। बट आज के युवा में विनय जी लगता है कि जो कहीं ना कहीं युवाओं में एक नए प्रकार की स्फूर्ति, नई प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ है। नहीं, देखिए क्या है कि जो प्रधानमंत्री का विजन है, जी जी, अब आप देखिए ना, एक सेक्टर आप लीजिए स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से खिलाड़ियों को सुविधा दिया जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस तरह से ओलंपिक में जाने के पहले खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं, पदक लेते, ये अपने आप में अद्भुत बात है। और इससे क्या हुआ कि अब आप अगर ओलंपिक में आप प्रदर्शन देखिए कि पिछले ओलंपिक से कितना बेहतर प्रदर्शन हुआ, और अगला जो पेरिस में इस वर्ष 24 में ओलंपिक होने जा रहा है उसमें फिर और बेहतर प्रदर्शन होगा। क्योंकि हम लोग भी लंबे समय तक खिलाड़ियों को कवर करते रहे, देखते रहे। कुणाल जी भी खिलाड़ी ही हम मानते हैं और बहुत बेहतरीन विधायक भी रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक, युवा विधायक को इनको पुरस्कार मिला। और हम लोग एक पत्रकार के नाते इनको 5 साल विधानसभा में भी कवर किए, अपनी बातों को बड़ी मजबूती से और खासकर युवाओं की बातों को रखते रहे हैं ये।
तो युवाओं पर बहुत ज्यादा, और ये अपना जो देश है अभी भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। सबसे बड़ी जो ताकत हमारे पास है, जो सबसे बड़ी पूंजी भारत के पास है कि हमारे पास यूथ पावर है। बिहार में भी यूथ पावर है, झारखंड में भी यूथ पावर है। अब इसका यूटिलाइजेशन, और प्रधानमंत्री जानते हैं कि कैसे हम चीज़ों को यूटिलाइजेशन करते हैं। अब जो राम मंदिर की बात कह रहे थे, अब देखिए कितना ज़्यादा पर्यटक बढ़ेंगे अयोध्या में। और पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जहां डायरेक्ट रोजगार मिलता है और इनडायरेक्ट रोजगार, इनडायरेक्ट रोजगार इतना। अब लखनऊ में तमाम टैक्सी वाले खुश हैं, और सबसे तो ताज्जुब ये लगा कि हम कई लोगों से बात कर रहे थे तो सारे कामों का श्रेय प्रधानमंत्री, जो राज्य सरकार भी काम कर रहा है उसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात हमको लगा कि भाई सारे चीजों को, जबकि योगी जी भी बहुत अच्छा वहां काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और काफी विकास को आगे बढ़ाने का मैंने डबल इंजन की सरकार, तो वो भी वहां श्रेय। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता इतना ज्यादा है, लोगों का उन पर विश्वास इतना ज्यादा है। नारा भी बड़ा काफी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन वो करके दिखा रहे हैं ना, वो मुमकिन करके। देखिए केवल नारा नहीं है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी 71 में दिया, आज तक गरीबी नहीं हटा। तो केवल नारा देना और कार्यान्वित करना दोनों बड़ी बात है। तो मोदी जी काम करके दिखा रहे हैं, जमीनी धरातल पर। अब जो लोग खोजते थे कि भाई तारीख नहीं बताएंगे, तो उनको तारीख भी मिल गया कि 22 जनवरी को उसका उद्घाटन हो रहा है, तो वो काम करके भी दिखा रहे हैं। कनिका जी, इसको आप कैसे देखते हैं? आधी आबादी जो महिलाओं की है, आप उसका भी प्रतिनिधित्व करती हैं और एंटरप्रेन्योरों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आप कैसे देखती हैं इस परिवर्तन को, इस बदलाव को? तो गौतम जी, अगर आप देखोगे लास्ट 7 years एज एंटरप्रेन्योर मैं काम करना शुरू की हूँ। इन 7 सालों में मुझे एक फीमेल एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद मुझे कठिनाई ऐसा नहीं फेस करना पड़ा है। मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ईज़ हो गई हैं। जैसे कुणाल जी ने बताया डिजिटल इंडिया, आज चीज़ें इतनी डिजिटलाइज्ड हो गई हैं कि क्लिक ऑफ अ बटन में हमारे को सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन मुट्ठी में लगता है, सब सारी दुनिया मुट्ठी में जैसे आ गई है। बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर मैं इसको दूसरे तरफ लेके जाऊं, जैसे एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं HR हूं, तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जॉब्स के बारे में भी इसमें चर्चा करूंगी। नंबर ऑफ जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, एंड इसका एक डायरेक्ट नंबर है कि आप PF रजिस्ट्रेशन जब देखेंगे, पहले जब PF करना होता था तो पेन एंड पेपर में होता था, एंड PF साइन कराना अपने करंट एम्प्लॉयर से, प्रीवियस एम्प्लॉयर, फिर जाके सबमिट करना, हमारा PF का अमाउंट कितना है, वो सारा चीज देखना काफी दिक्कत होती थी। कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। वो 1-8 साल बाद पता चलता था कि कितना जमा किए, तो ये भी हम लोग देखते थे कि 1-8 साल बाद आता था फिगर। हाँ जी। सो इनफैक्ट तब अगर आपको विड्रॉवल अगर करना होता था तो आपको 1-8 साल वेट करना, कितना अमाउंट विड्रॉ करना, अगेन प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग था। बट अब क्योंकि क्लिक ऑफ अ बटन डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल में मुझे UN नंबर मिला, मैं वहाँ जाऊँगी, चेक करूँगी क्या डिटेल्स है, कितना मुझे अमाउंट है मेरे पास, कितना मैं यूज़ कर सकती हूँ, सारा इंफॉर्मेशन हमारी मुट्ठी में है। तो एक जॉब सीकर्स पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो चुकी हैं। एंड एज फीमेल्स अगर आप बोलो तो बहुत सारी योजना, अन्नपूर्णा योजना हो गई, फिर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट योजना हो गई, मतलब एंडलेस लिस्ट है इन योजनाओं की जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हमें उसे सही तरीके से यूज़ करना है, पता रहना एक चीज़ है, और उसे सही तरीके से यूज़ करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं, वो अब पता भी हो रहा है, धीरे धीरे पता भी लोगों को, अभी वो काफी, मतलब वो भी इजी हो गया है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा है, उसके माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि क्या स्कीम्स चल रही है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैं ऐड करूंगा बस एक पॉइंट, कनिका जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा। इनफैक्ट जो नए एम्प्लॉयर्स है उनको एनकरेज करने के लिए भी, चूंकि उन्हें, और कई बार होता है ना, जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें लगता है जहां जॉब मांगने जाता हूं वो कहता है वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं वर्क ही नहीं करूंगा तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा। तो नए एम्प्लॉयर्स नए फ्रेशर्स को एम्प्लॉय करें, इसके लिए उनके PF का पैसा भी सरकार पे करने जा रही है कुछ दिनों तक। बताइए। इनफैक्ट कुणाल जी ऐड करूंगी, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की थी 3 साल के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के नाम से थी। 3 साल 2016 से 19 एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन PF में है गवर्नमेंट पे कर वो गवर्नमेंट पे कर रही थी।
कोविड के टाइम में और प्रोत्साहन मिले तो उन्होंने दूसरी योजना 2 साल के लिए लॉन्च की, जहां पे उन्होंने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बोला कि पीएफ का जो है हम गवर्नमेंट देंगे। Exactly. और उसके बाद मैं योजना का नाम मिस कर रही हूँ, AB समथिंग, तो वो 2023 में 2 साल के लिए फिर लॉन्च हुई एंड उसमें भी उन्होंने बोला कि हम देंगे। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव कर रही है, अवेयरनेस धीरे धीरे हम लोगों में आ रही है, जैसे लोग आ रहे हैं तो बेनिफिशरीज भी उसी प्रकार बढ़ रहे हैं। सर, एक चीज़, जब हम विकसित भारत की संकल्पना या संकल्प की जब चर्चा करते हैं तो कुछ चुनौतियां भी होगी जिसके साथ हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। कौन कौन सी चुनौतियां आप? बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप समझिए कि अगर आपको विकसित बनना है तो आपको 9.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए जी। अब 9.5% जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे होगी? जी। तो हमारे इकोनॉमिक्स में एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन होता है, उसको हेरोडोमर इक्वेशन बोलते हैं, कि अगर आप 9% की दर से बढ़ना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए? जी। 10% की दर से बढ़ना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा चाहिए? तो वो 9% के दर से बढ़ने के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं है, जी। वो संसाधन जुटाने होंगे हमें। तो अब एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वो संसाधन हम कहां से जुटाएं ताकि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम 9% के वृद्धि की दर को हासिल करने में सक्षम हो पाए। जी। अब आप देखिए कि भारत सरकार का जो टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म है वो काफी इंप्रूव किया है। और बहुत, जैसा आप लोग सभी ने कहा, डिजिटल इंडिया के चलते वो सब चीज अभी डिजिटाइजेशन होने के चलते अब चोरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत क्योंकि कठिन हो आपका गया है। जो एक ट्रांजैक्शन यहाँ है वो दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ लिंक है। तो अब आप देखिए जीएसटी 1,60,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। नहीं, एक और परिवर्तन हो गया कि पहले लोग टैक्स बचाना अपना मानते थे, चोरी करना हाँ। बड़ा काबिलियत मानते थे। और आज हम देख रहे हैं बदले भारत में हाँ। अब टैक्स देना मानते हैं काबिलियत है। प्राइड है, हम प्राइड खुश है। होते हैं। पहले हम लोग गांव में देखते थे जिसका टैक्स बच गया तो वो अपना बड़ा खुश है कि हम अभी भी सर बहुत लोग हैं 350 करोड़ रुपया रखने वाले लोग लेकिन उसकी चर्चा हाँ, हम लोग उसकी बाद में चर्चा तो कभी बाद में। लेकिन ये हम आपको जरूर कह सकते हैं कि अभी बहुत सारी चुनौतियों में एक तो चुनौती ये है। दूसरी चुनौती ये है कि हम इतनी सारी योजनाओं के बारे में हम लोगों को पता है और हम लोग उसको, जैसा कुणाल जी ने कहा, संकल्प यात्रा के तहत अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने वर्ड दिया सैचुरेशन, 100% हम लोग वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें एक दिशा में थोड़ा काम होना बाकी है और वो है न्याय व्यवस्था। इंडिया में जो जुडिशरी की जो सिस्टम है उसमें भी परिवर्तन आना जरूरी है। परिवर्तन आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा पेंडिंग केसेस की संख्या में भी शायद कमी आई है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारा नहीं, वो भी एक चुनौती हाँ, है। एक चुनौती है जो अभी उसको हम लोगों को आगे सोचना होगा कि कैसे हम एक विकसित राष्ट्र में जिस तरह की जस्टिस सिस्टम होती है उसको हम लोग यहाँ पर ला सकें। तीसरी चुनौती है कि आप स्किल इंडिया के तहत आप स्किल्स दे रहे हैं बहुत सारे युवाओं को, लेकिन जो इंडिया में बहुत क्वालिटी, हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IITs एंड IIMs, उसकी संख्या कम है। हालांकि आप देखिए जब से ये सरकार आई है IITs की संख्या बढ़ी है, एम्स की भी बढ़ी है, एम्स की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी और इसमें काम करना बाकी है। सरकार में मुझे लगता है कि शोध वगैरह के क्षेत्रों में हाँ। वो जो बजट है वो बढ़ाया है, वो बढ़ाया है काफी बड़ा। हाँ, और संसाधन हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि उसके संसाधन कैसे हम जुटाएं ताकि हम 9% की दर से अगले 30-25 सालों तक बढ़ पाए। मेरे ख्याल से विनय जी, जब चुनौतियों की बात की जाती है तो जो चुनौतियां आज से 10 साल या 15 साल पहले जिन चुनौतियों को हम वो करते थे, वो लगता था कि जो भाई ये चुनौती हम कभी सब वो पार ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज लगता है, जैसे सर ने कहा कि भाई ये चुनौती है, ये चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प देखते हैं और उस दिशा में बढ़ते हुए देखते हैं, उन चुनौतियों को लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल हम पार करके ही रहेंगे। किस प्रकार से आप नहीं, देखते आप हैं? देखिए ना, अभी 10 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी तादाद में जुड़ना, और महिलाओं को अगर आप शिक्षित कर रहे हैं तो केवल महिला को नहीं शिक्षित कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन को आप शिक्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संकल्प है, तो
हर क्षेत्र में अगर आप देखिएगा, समग्रता से देखिएगा चीज़ों को, तो प्रधानमंत्री हर छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। शौचालय पर उन्होंने फोकस किया। महात्मा गांधी के बाद स्वच्छता पर देश में आंदोलन चलाने वाले नरेंद्र मोदी। बहुत छोटी बात है कि शौचालय, लेकिन शौचालय से कितनी सुविधा हुई, खास करके महिलाओं को कितनी सुविधा हुई। इसके अलावा सफाई का कितना अंतर पड़ा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोग सोच भाई शौचालय बना रहे, लेकिन उसका कितना लाभ है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री स्वच्छ जल मिले लोगों को, क्योंकि बीमारी के लिए जल, शुद्ध जल अगर आप मिलता है तो कई तरह की बीमारियां नहीं होंगी। पानी से ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता के साथ साथ पेयजल के लिए नल जल वगैरह योजना पूरे देश में मैंने चल रहा है। हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले, आवास मिले। आवास के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, आज गरीब देखिएगा हर गांव में पक्का मकान में लोग नजर आएंगे। भोजन के लिए तो उनकी योजना चल रही है। आपको आयुष्मान कार्ड चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए चल रहा है। तो जब आपको सारी चीजें सरकार अपने स्तर से उपलब्ध करा रही है, तो फिर आप गलत काम भी नहीं करेंगे। कोई चोरी बेईमानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया का जो विकसित मुल्क है वहाँ क्या है, वही ये है। स्वास्थ्य की सुविधा, कनाडा चले जाइए, स्वास्थ्य की सुविधा है, आपको शिक्षा की सुविधा है। अगर भाई आपको शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, रहने का घर मिल जाए, तो फिर क्यों आप करिएगा गलत काम? जी बिल्कुल। तो उस पर, और जो डिजिटल इंडिया की जो बात हो रही थी, डिजिटल इंडिया तो एक क्रांति है। जो 20 देशों के जो सम्मेलन अभी इंडिया में हुआ, G20, तो उसमें लोग यहाँ के डिजिटल सिस्टम देख के हैरान हैं। आपको जो पाकिस्तान के जो लोग आए थे क्रिकेट वगैरह मैच कवर करने, वो अपने देश में बता रहे हैं कि भाई भारत में क्रांति हो गई, डिजिटल क्रांति। छोटे छोटे खोंचे वाले, पान वाले, चाय वाले, स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले भी अब ले रहे हैं। कुणाल जी, जो विकसित भारत की जो कल्पना है और प्रधानमंत्री जी को यात्रा की जो यात्रा है, तो ये ग्रामीण भारत में इसको कैसे ये जा रहा है? देखिए, मैं एक थीम आप सबके सामने रखना चाहूँगा। जो उन्होंने खूंटी में, अगर आपने उनका भाषण सुना जब वो आए थे जनजातीय गौरव दिवस के दिन, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मेरे लिए भारत में 4 जातियाँ हैं, महिला, युवा, गरीब और किसान। जी। मेरी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर ही मुझे काम करना है। तो ये चारों को अगर आप देखें, जो अभी बहुत अच्छे से विनय जी ने सारी योजनाओं के बारे में बताया, कि कॉन्करेंस वही है कि ये जितनी योजनाएं हैं, जो कनिका जी ने कहा, रमाकांत सर ने कहा, सारी योजनाओं का ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो कहीं ना कहीं इन चारों के पास ये पहुंचता है, इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। तो इतनी क्लैरिटी है उनके प्रोग्रामिंग में, उनके जो जब वो ओरेट करते हैं, जो बताते हैं, तो लोग इसलिए कन्विंस होते हैं। पहले जब आवास योजनाएं होती थी, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, लोग इंतजार करते थे कि शायद इस सूची में मेरा नाम नहीं आया तो संभवतः अगले जन्म में आएगा, कि पता नहीं कब आएगा, कोई ठिकाना अभी भी प्रतीक्षा सूची निकलती है, लेकिन लोगों को पता है कि उसमें आहारता जो है, जो कंडीशन है, वो बहुत, उसमें पैसा भी देना पड़ता था। बहुत क्लियर है कि किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किसको मिलेगा, ये भी पता है कि आपका नंबर कब तक आएगा। तो लोगों में वो जो विश्वास हुआ है कि इसका हुआ है, इसका मतलब ये नहीं मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, लेकिन आहारता सूची में मेरा नाम बाद में है तो मुझे बाद में मिलेगा। तो ये जो कंप्लीट क्लैरिटी, अब डिजिटल इंडिया की बात करें, आप मुद्रा लोन्स की बात करें, जब मुद्रा लोन्स आए थे, लोगों को लगा था पता नहीं कोलैटरल के बिना लोन मांग रहे हैं, लोन मिलेगा कि नहीं। आज मैं झारखंड की संख्या आपको बताऊं, अब तक झारखंड में ही 8,600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। लगभग 1.8 लाख लाभार्थियों को ये लोन झारखंड में मिल चुका है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नंबर है। आप इस संख्या को सोचें। महिलाओं की हम बात करें, आप उज्ज्वला योजना के नंबर्स हैं, आप आश्चर्य हो जाइएगा। मैं इन नंबर्स को जब देखता हूं, 37 लाख कनेक्शन उज्ज्वला योजना में झारखंड में मिल चुके हैं लोगों को, और कोविड के समय में 375 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए कि ये सारे रिफिल हो सके कोविड के समय में। यानी इस योजना के तहत मिला है, जो रिफिल चाहिए उसके लिए नहीं, और कुछ झारखंड का जो है बता ही झारखंड दीजिए। के बहुत स्टैटिस्टिक्स है। आप देखिए, जनधन योजना जो कनिका जी कहते, गरीबों को पैसा भेजने का, 1,82,00,000 लाभार्थियों को ये योजना का लाभ अभी तक मिल चुका है, जो जनधन योजना, जिसके माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। पीएम आवास आप देख ले, 2.5 लाख घर बन चुके हैं, जब वो 3600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किया सिर्फ शहरी पीएम आवास पर। बाकी गरीब पर आप कितनी बड़ी संख्या, आप इसका आकलन लगा सकते हैं। आयुष्मान योजना में लगभग 70 लाख लाभार्थी हैं झारखंड में, और जिनमें से 56 लाख ने उसे अवेल कर लिया है।
5 लाख रुपए जो साल का उनको मिलना है वो अवेल कर चुके हैं लगभग 56 लाख। और सबसे बड़ी बात कि इस योजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री झारखंड में 2018 में हुई थी। झारखंड में ही इसकी शुरुआत झारखंड के प्रति प्रधानमंत्री का नजरिया समर्पण कैसा है, है जो ये समर्पण आप समझ सकते हैं कि इस योजना की शुरुआत देश में झारखंड से, उस समय रघुवर दास की सरकार के समय। हाँ जी। और योजना बता रहे कई थे। ऐसी योजनाएं हैं। अब झारखंड में 24 मतलब हाई स्पीड इंटरनेट सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं जहां युवाओं को, जो कनेक्टिविटी की बात है, आज सब कुछ। आप कोविड के समय में आप सोचिए, जिस भारत ने कोविड के पहले एक पीपी किट भारत नहीं बना पाता था, कोविड के बाद हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से हमने 55 से ज्यादा देशों में पीपी किट एक्सपोर्ट किया है। तो और रिसर्च की जो बात, और वैक्सीन मैं आ रहा हूं उसी पर, जो रिसर्च की बात आप कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े देशों के घुटने टेक दिए बड़े बड़े देशों ने कोविड के सामने, हमारे वैज्ञानिकों ने ना केवल अपने लिए वैक्सीन बनाई, इतनी बड़ी आबादी के लिए, 140 करोड़ आबादी के लिए वैक्सीन बनाना, और उसके साथ साथ पूरे देश के अन्य देशों में, पूरे विश्व के उसको एक्सपोर्ट करना। कुणाल सारंगी जी के लिए एक बात और बता दें आप लोगों को या अपने दर्शकों को कि इनके माँ और पिताजी दोनों डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर है। हाँ वाइफ भी डॉक्टर, श्रीमती जी भी डॉक्टर। और नहीं, मैं नहीं हूँ। बावरा गोवा जैसे क्षेत्र से ये आती हैं, और इनकी माँ वहाँ की बहुत रिनाउंड डॉक्टर। हम 2005 में गए थे। तो ये जो परिवर्तन है, ये मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो आधारभूत संरचना परिवर्तन है वो बाय प्रोडक्ट है। जो रियल परिवर्तन हुआ है वो मानसिकता में हुआ है, हमारे विश्वास के स्तर पर हुआ है, जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है। बड़ी हमारा। बात कुणाल जी ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है या उस सेक्टर में जो काम हो रहा है वो बाय प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा जो मतलब परिवर्तन हुआ है हमारे मानसिक और हमारी सोच में परिवर्तन हुआ है। सर आपसे एक सवाल ये है कि चलिए चुनौतियां तो बहुत सारी हैं और चुनौतियां जब हम विकसित हो जाएंगे फिर भी रहेगी, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में जो विश्वास पैदा हुआ है वो इस देश के लिए हमको लगता है कि ये पहली बार हुआ है। ऐसा परिवर्तन और इस प्रकार का विश्वास इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं, ठीक है, छोटा सा ही चेंज हो रहा है, लेकिन वो बड़ा चेंज दिखता है। बहुत वो बड़ा चेंज किस Absolutely. प्रकार से हमारे इस अर्थव्यवस्था में चमत्कार पैदा कर सकता है, बिल्कुल। वो जो चेंज हो रहा है। बिल्कुल। अभी देखिए सबसे बड़ी बात जो ये हुई है कि भारत देश का एक बहुत बड़ा आबादी मोदी जी की बात को एकदम ऐसे फॉलो करता है जैसे कि बस किसी भगवान ने कह दिया। उन्होंने कह दिया तो हाँ, ठीक ही होगा। अभी जैसे उन्होंने कहा कि आप शादियां जो फॉरेन में जा करके करते हैं इटली में और उसमें, हमारे यहाँ क्या कमियां हैं भाई, आप यही कीजिए। तो कितने हजार जो शादी के वहाँ पे तय हुए थे फॉरेन में वो कैंसिल हो गए। अभी वो लक्षद्वीप में जा करके ये लक्षद्वीप एक छोटा सा फोन उन्होंने फोटो इवेंट था आया और वो उन्होंने कुछ कहा नाम भी नहीं लिया है उन्होंने। हाँ, नाम कुछ नहीं लिया। एक फोटो आया तो लोगों ने कहा कि भाई हम लोग मालदीव जा करके लाखों रुपया दे करके जो खर्च करते हैं, आप देखिए यहाँ पर मालदीव के बिना जाए आप कितनी अच्छी आपकी एकदम ब्लू वाटर्स, स्वच्छ एकदम, और इतनी अच्छी हवा, आप लक्षद्वीप में जाएं। तो उनकी एक एक बात को लोग अपने सर माथे पे बिठाते और नहीं, खादी खरीदने के लिए उन्होंने कहा था। तो खादी की बिक्री बढ़ गई पूरे खादी देश की में। बिक्री बढ़ गई। तो उनका खादी भंडार वाले नहीं, लोग उन्होंने कहने कहा था लगे कि यार, कम से कम एक खादी का कपड़ा हर व्यक्ति को खरीदना चाहिए। तो आप रिकॉर्ड देखिएगा कितनी बिक्री बढ़ गई खादी की। तो गौतम जी ने जो अभी कहा ना कि जी। विश्वास की बात, और कुणाल जी ने जो कहा, मतलब उन पर एक बहुत अकाट्य विश्वास जम गया है अच्छा लोगों एक दूसरा सर मैं आपसे खाली वही एक हाँ ऐड जी। करूंगी यहाँ पे। विश्वास हम बड़े में देखते हैं, हम यंग अडल्ट्स में देखते हैं। मोदी जी का विश्वास, घर में बच्चा है, एक 7 साल के बच्चे को भी वो ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जहां देखते हैं तो उसे लगता है कि हाँ अगर है तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा ही। तो वो कुणाल रिलेटेड जी, माइंडसेट की जो बात, एक मैटर बताता हूं कनिका जी। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग के एक बहुत बड़े पदाधिकारी के साथ मैं बैठा था, उनसे बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री आप लोगों की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, मैं समझना चाह रहा था। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स बताए। उन्होंने कहा कि कुणाल जी वो जब मॉनिटरिंग करते हैं इन आइसोलेशन नहीं करते हैं या रिव्यू करते हैं इन आइसोलेशन नहीं कि मैं आयुष्मान योजना का कर रहा हूं तो आयुष्मान योजना का ही मैं रिव्यू करूं। वो जितनी स्कीम्स है उसका कॉन्करेंट इफेक्ट कैसे होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप बताएं महिलाओं की संख्या कितनी है जो आयुष्मान को अवेल कर रही हैं। उन महिलाओं में सांस रिलेटेड बीमारी कितनी है जो वो अवेल कर रही हैं। उससे उन्होंने जोड़ा कि उज्ज्वला का जो पेनिट्रेशन हुआ है
उससे देखिए सांस कैसे- वाली बीमारियों हाँ, की बिल्कुल। कमी आई है या नहीं? बिल्कुल कैन यू इमेजिन द माइक्रो लेवल मैनेजमेंट? दिस इज बिल्कुल, बिल्कुल। समथिंग वेरी इंस्पिरेशनल। तो बिल्कुल। निश्चित रूप अच्छा से वो इसको- वही उसी तरह से एक जैसे दुनिया में कोरोना के बाद दुनिया में अगर आप देखेंगे अब तो समाचार पढ़ करके ही अपना दिमाग बनाते हैं, तो जैसे चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। उसी प्रकार जर्मनी है, जापान है, दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कमी देखने को मिलती है। लेकिन भारत की इकोनॉमी वो बढ़ रही है, ये भारत की ताकत का, तो ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? तो ये भारत, और ये मिरेकल है, हाँ। ये चमत्कार है। तो देखिए एकदम बहुत ही सिंपल इसका एक व्याख्या है। वो ये है कि हमारा जो पैसा जो पहले इन्वेस्ट होता था, वो 1 रुपया इन्वेस्ट करने से हमको उसका रिटर्न्स मिलता था 10%। अभी वो 20% 25% रिटर्न मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें रोकती थी हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे करप्शन, जी, उसमें कमी आई है। हाँ, corruption स्किल की कमी, स्किल की कमी थी, स्किल में इजाफा हुआ है जी। लोगों की ईमानदारी में इजाफा हुआ है, विश्वास में इजाफा हुआ है, मेंटल मेकअप में इजाफा हुआ है। तो मतलब जो चीजें रोकती थी आपको आगे बढ़ने से, उनमें काफी कमी आ गई है। तो अब हमारे बढ़ने की रफ्तार बढ़ गई है, और मतलब कहिए कि वी आर इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, मतलब वो हो रहा है। तो पहले हम लोग बढ़ रहे थे, लेकिन उसका रेट उतना ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा था। अब हमारा रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो ऑब्स्टिकल्स थे उनको हम लोगों ने बहुत कम कर दिया है। चाइना बहुत आसानी से उन ऑब्स्टिकल्स को हटा सकता है, क्योंकि वो एक तानाशाही देश है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो तो देखेगा कि हाँ, यहाँ जो- पर जब- एक मंदिर बना है, वो 5 मिनट में उसको ढहा देगा। आपने देखा ना वैक्सीनेशन के लिए किस तरह की हाँ, चीजें वहाँ हो रही पे थी, इस वहां तरह पर से जबरदस्ती dictate- लोगों हाँ, को वैक्सीन मतलब लगाने। जबरदस्ती दिया गया। हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र है, आपको सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात सुननी है, आपको धर्म का ध्यान रखना है, जातियों का ध्यान रखना है, जेंडर का ध्यान रखना है, तो आप बहुत तेजी गति से काम क्षेत्र नहीं का कर- भी, स्टेट इतनी- का भी। हाँ, इतनी सारी चुनौतियां हैं, और वो प्रजातंत्र है। तो आपको ये चुनना है कि प्रजातंत्र विथ स्टफ, इस क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कम ग्रोथ या तानाशाही और बहुत ज्यादा ग्रोथ। तो देखिए हमारे यहाँ शुरू से ही मिडिल पाथ अपनाया गया है। हमारे यहाँ बुद्ध का जमीन हाँ, है ये। मध्यम मार्ग, हम बिल्कुल। मिडिल पाथ हमेशा से अपनाते हैं। हमारे यहाँ प्रजातंत्र भी और लोकतांत्रिक मूल्य भी मजबूत हो रहे हैं, और हमारी आर्थिक जो वृद्धि है वो भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन चुनौतियां हैं, जैसा आपने कहा, सब जानते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर मैं यही बोलूंगा, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। ये अच्छा हमेशा अच्छा कनिका यही जी, आप तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के खास करके उस पार्ट से भी जुड़ी हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, ये वो क्या कहते हैं उसको, मतलब कंप्यूटर इंटरनेट वाला जो है स्टार्टअप से आप जुड़ी हुई हैं। एक जो सबसे बड़ी बात होती है चुनौती में जो हम जब चर्चा करते हैं तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा पार्ट है। आजकल क्या हो रहा है कि दुनिया में ऐसी चीज़ें बन रही है, ऐसे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कि बैठा बैठा वो पूरा का पूरा हैक कर देगा। तो उसमें हमारा देश कहाँ खड़ा है, और उस दिशा में हम कितना बढ़ रहे हैं आगे? जी, आपने सही कहा। इनफैक्ट जब आप सर से पूछ रहे थे कि चुनौती क्या है, मैं 2 उसमें जरूर चुनौती ऐड जी। करूंगी और फिर इस मामले में बताऊंगी। जी। पहला चुनौती, एक तो जो हमारी कोर स्किल्स है, जैसे सर ने IIT IIMs बताया, वो डेवलपमेंट, बट एक ऑल्टरनेट स्किल्स है जिसे आज तक हम ध्यान नहीं दे पाए, या उसे हम नीचा दर्जा देते हैं। प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, या अदर टेक्नीशियंस हो गए। आई थिंक ये ऑल्टरनेट जॉब क्रिएशंस भी मोदी जी स्किल इंडिया के थ्रू काफी कर विश्वकर्मा रहे योजना। हाँ जी, विश्वकर्मा योजना अभी लेकर के काफी- आए उन्होंने, हाँ कितनी जी। बड़ी योजना और कितना बढ़िया व्यापक है वो। तो ये योजना और ये जो ऑल्टरनेट स्किल्स है, लोगों तक पहुंचाना कि ये भी रेलेवेंट स्किल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनौती है कि IIT IIMs तो है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं आपके लिए। सेकंड जो चुनौती है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का बात किया, तो जैसे जैसे हम डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, डिजिटल वर्ल्ड में हो रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद क्लिक ऑफ अ बटन आप बोलिए, या कोई भी चीज़ आप कैसे भी जनरेट कर सकते हैं, इससे बचना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। पीछे ही मैं देख रही थी डीप फेक से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो।
मेरा इमेज, मेरी फ़ोटो लेके आप मेरी फ़ोटो किसी भी प्रकार में कहीं पे भी प्रस्तुत कर सकते हो। तो इसे डील करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे डील करने के लिए हम सबकी अवेयरनेस यहाँ पे सबसे प्राइमरी रोल करती है। तो उस दिशा में हमारा क्या, यानी हमारी क्या साइबर तैयारी है? सिक्योरिटी में जैसे जी, साइबर सिक्योरिटी में ऐसे काफ़ी संस्थान हैं जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपने बारे में ही, हमारे ही यूनिट के बारे में बताऊंगी कि रांची की एक फाउंडेशन है जिनको $4 मिलियन का उनको अभी हाँ जी, उनको अभी ग्रांट मिला है। एंड इनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में फोकस है कि 9 मिलियन यूजर्स या 9 मिलियन लोगों तक हमें पेनिट्रेट करना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि कैसे इंटरनेट को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सही तरीके से यूज़ करें। तो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में भी काफ़ी काम कर रही है। अवेयरनेस है, अलग अलग संस्था के थ्रू इसको रीच आउट करना किया जा रहा है अभी। और ये सबसे बड़ी चीज है सर जी। ये साइबर सिक्योरिटी वाला क्या है, आपको भी बहुत सावधान रहना है। अभी एक केस ऐसा आया कि आपके यहाँ किसी ने कोई प्रीपेड पार्सल भेज दिया, पार्सल वाला, डिलीवरी वाला आपके घर में सामने खड़ा है कि ये आप ले लो, ओटीपी बता दो। अब आप वो देख रहे हो कि फ्री का पार्सल आया है, ले लेते हैं। अब ओटीपी वो आया है आपके पास, आप उसको बता दीजिए और जैसे ही ओटीपी बताएंगे आपके खाते से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप सोचिए कि आप, सरकार इसमें क्या करेगी। आपका लालच आपको रोकना होगा कि आपके पास कोई अनजाने जगह से कोई पैकेट अगर आता है, प्रीपेड पैकेट, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें। सरकार तो माध्यम या मीन्स हमें दे रही है, गाइडेंस दे रही है, मतलब जारी कर रही है गाइडलाइंस कि आप ये नहीं कीजिए। लेकिन मुझे लगता है ये हम आप जैसे जितने लोग हैं उन्हें इस बारे में एजुकेटेड, उसे हमें इस बारे में जानकारी होके यहाँ रोकना होगा। क्योंकि क्राइम जब हम बात करें, साइबर क्राइम बात करें, अलग अलग मतलब जिस मिनट में हम बात करें, इस मिनट में कोई ना कोई एक नया तरीका ढूंढा जा रहा है। डाल में पात वाला चक्कर है। नहीं, उस दिशा में भी हमारी सरकार और हमारी व्यवस्था मजबूती के साथ कदम दर आगे कदम बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी कदम दर कदम मतलब आगे बढ़ रहे पुलिस भी हैं। बन गया है। हाँ, साइबर पुलिस भी बन इनफैक्ट मैं गया है आपको ये। बताना चाहूँगी, जो 9 मिलियन मैं आपको ऑपरेटर्स की बात बता रही थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि हम अवेयरनेस या अपने ऑपरेटर्स या अपने सिक्योरिटी फोर्सेस इसको खड़ा करें, ये खाली अर्बन एरिया में नहीं, रूरल एरिया तक इसको, ग्रामीण क्षेत्र में भी हो रहा ग्रामीण है। क्षेत्र में जीविका की हो गई या फिर हमारी अब क्या है आशा वर्कर्स हो गए, उनके साथ भी इसको ले जाने का पूरा प्लान बना हुआ है। अब क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने कई स्कीम चलाए, उसमें से जो कई महत्वपूर्ण स्कीम काफ़ी सफल है, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है। तो ऐसे विनय जी, ये इस प्रकार के इनिशिएटिव को किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, यानी आप किस प्रकार से देखते हैं आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया? देखिए, आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। और आत्मनिर्भर तो गांधी जी भी कहते थे, भाई आत्मनिर्भर होना चाहिए, कुटीर उद्योग होना चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को प्रधानमंत्री धरातल पर उतार रहे हैं, क्योंकि बीच के वर्षों में केवल नारे के रूप में वो चलते रहा, काम उस स्तर पर नहीं हुआ। आज प्रधानमंत्री चूँकि वो साइंटिफिक ढंग से चीज़ों को देखते हैं, साइंटिफिक ढंग से चीज़ों को करते हैं, इसलिए वो आविष्कार पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान फोकस किए हुए हैं। अभी जितना रिसर्च पर पैसा मिल रहा है उतना कभी भारत में कभी रिसर्च पर खर्च नहीं होता था। अभी आपका देखिए सैटेलाइट चांद पर चला गया, अभी आप सूर्य के पास जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर अभी प्रधानमंत्री का फोकस है, क्योंकि जापान हो या दुनिया का अमेरिका हो, वहाँ रिसर्च पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है, जर्मनी में रिसर्च पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो इन चीज़ों पर फोकस करने से जब आप नया कोई दवा तैयार करेंगे, नया कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो उसको दुनिया भर में बेच के इकोनॉमी भी आपको कमा सकते हैं, आपकी बेहतर इकोनॉमी हो सकती है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। तो मजबूती के लिए प्रधानमंत्री कि देश कैसे मजबूत हो, लोग कैसे मजबूत हो, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो। अब सहजन ही लीजिए न, सहजन में जितना विटामिन और मिनरल्स है कोई सब्जी में नहीं।
गिरिराज सिंह बराबर कहते भाई सहजन का खेती करिए, आपसे कैक्टस की खेती करिए, उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। तो आत्मनिर्भर और भारत, ये हर चीज में कुणाल जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत जीडीपी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो अब बहुत सिंपल सी चीज है सर, जीडीपी का मतलब होता है और प्रोडक्शन होना। और प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कोई कब करेगा? आप अगर उद्योगपति हैं तो और प्रोडक्शन कोई कब करेगा? जब आपकी चीजों की डिमांड होगी, जी। जब आपके सामान लोग खरीदेंगे। जी। अब आपसे नहीं खरीद के हम इंग्लैंड से खरीद लें, बिल्कुल। तो आपका तो डिमांड गया। बिल्कुल गया। तो अब सवाल है कि अब जब वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, तो मैंने जैसा कहा उनकी बात सर आंखों पर, मतलब जहां हम लोग कोई चीज चीन से मंगा रहे थे अब नहीं मंगाएंगे, अब यहीं के चीज बने हुए हाँ, खरीदेंगे। दिया खरीद रहे हैं लोग। हाँ, तो अब वोकल फॉर लोकल, सब आदमी लोकल सामान हर खरीदने थाली में एक भोजन में लगे। यहाँ हाँ, का। तो अब उससे जीडीपी क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपका जो पहले वहां चला जाता था आपका पैसा, अब यहाँ पर लग रहा है। तो इन्वेस्टमेंट तो धीरे धीरे हमारी परचेजिंग कैपेसिटी में भी चमत्कार आ रहा है। Absolutely. कुणाल जी, कैसे चमत्कार आ देखिए, रहा है? तीन इंडस्ट्री को जो रमाकांत जी ने कहा, बस तीन इंडस्ट्री को आप देखें। टॉयज इंडस्ट्री, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। तो जितनी चाइनीज टॉयज आती थी, हाँ, उसमें गजब का रिडक्शन हुआ है, हाँ। नहीं आती है। वैक्सीन्स को आप देख लें, वैक्सीन्स की इंडस्ट्री क्या ग्रोथ है कि हमने अपने को दिया, दूसरों को भी दिया। उसके अलावा आप मोबाइल फोन्स को देख लें, पहले हम पूरी तरह से चाइनीज कंपनीज पर निर्भर रहते थे, आज भारत में कितनी होममेड हमारी मोबाइल कंपनीज है। तो ये जो, मैं एक छोटा सा, आप उतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं, मैं जमशेदपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहां एक लड़के ने एक सर्विस शुरू की है, वो रेंटल पर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स देता है लोगों को। वर्क फ्रॉम होम था, कोविड के समय लोग क्वारंटीन थे, घर से काम करते थे, तो सबकी ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो लैपटॉप खरीद ले। तो जितने दिनों तक आपको लैपटॉप की आवश्यकता है, आप रेंट पर उससे लैपटॉप ले सकते हैं। वो एक छोटी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है और आप उसे वापस कर दे। आज उस लड़के ने 3 सेंटर्स खोल लिया जमशेदपुर। क्या बात है? तो उस तरह से कोई मिलेट्स के ऊपर फूड बना रहा है। अभी सब लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए कोविड के बाद। तो उसको देखते हुए आप देखिए कितने होममेड प्रोडक्ट्स हैं, कितने लोकली मेड प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोटीन के बार्स आते हैं अब इंडिया में बनते हैं और यूथ उसे कंज्यूम कर रहा है। तो जैसा रमाकांत जी ने कहा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब लोगों को लगेगा कि इसमें उम्मीदें हैं, तो लोग उसमें नई चीजें इनोवेट करेंगे, मेहनत करेंगे, और जिसका परिणाम जीडीपी पे सम्मिलित रूप से वो प्रतिलक्षित होता है। करिका जी, जीडीपी में कैसे परिवर्तित हो रहा है ये पूरा का पूरा लोकल फॉर वोकल, जैसे सर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कैसे उसको जीडीपी में हम कैसे कन्वर्ट होते हैं? बिल्कुल। तो जैसे कुणाल जी ने एक उदाहरण दिया कि एक सेक्टर टॉयज़, मैं टॉयज़ के ही लेके करूँगी। टॉयज़ जो पहले हम मंगाते थे, मेड इन चाइना हमेशा उसमें लिखा रहता था। स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम आई एंड कोविड के समय क्या हुआ, ये दोनों चीज़ हमारे इंडियन लोगों, मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बूम हो गया। एंड इंडिया में ही अब सारे टॉयज़, छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो जो रोल मॉडलिंग के टॉयज़ होते हैं, स्मार्ट विटी हो गई, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉयज़ हैं इंडिया में बन रहे हैं। आईआईटी के स्टूडेंट्स, आईएम के स्टूडेंट्स इसे बना रहे हैं एंड पूरे इंडिया में इसका काफ़ी डिमांड बढ़ गया है। तो जैसे सर ने बोला, जैसे इंटरनल डिमांड हमारी बढ़ी तो हमारा जीडीपी पे तो डायरेक्ट उसका कंट्रीब्यूशन, टॉयज़ तो एक सेगमेंट हो गया। इसे अगर हम रूरल एंटरप्रेन्योर्स की भी बात करें, जो चर्चा हमारी हो रही थी, वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एनआरई, नेशनल रूरल इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपके, मैं बिहार के कुछ 11 स्टार्टअप्स के साथ में उनकी मेंटर्स हूँ, तो मैं देखती हूँ कैसे लोग अपने जॉब छोड़ के आ रहे हैं एंड अपना एंटरप्राइज बना रहे हैं। गांव के लोग, रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो आज तक खाली डिपेंडेंट थे कि उनको कोई एम्प्लॉयमेंट देगा, आज वो खुद एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने खुद अपनी कंपनी की सृजित कर रहे हैं एंड रोजगार वो लोगों को दे भी रहे, तो अपने साथ और भी लोगों को वो बेनिफिशियरी बना रहे हैं इन योजनाओं के थ्रू। या फिर जैसे हम आगे बढ़, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे छोटे छोटे स्टार्टअप। अच्छा रमाकांत जी, जैसे सुरक्षा का है, प्रतिरक्षा का है, तो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है और जो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जैसे हम बाहर से कुछ मंगाते थे, अब हम सप्लाई कर रहे हैं,
यही बना रहा है। बिल्कुल। तो उसका मतलब वो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, मदद कैसे कर रहा है वो? तो आप सोचिए कि जब भारत की सुरक्षा किसी दूसरे देश पर निर्भर करे तो इसका मतलब है कि फिर इससे खराब बात और क्या हो सकती है? तो फिर मोदी जी ने ये क्या किया कि एक कंपनी, अदानी की कंपनी हो या टाटा मोटर्स हो, बहुत सारी ऐसी या कंपनीज सरकारी हैं, कंपनी ही है जो सरकारी जो कंपनी, एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान भरते- एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO इस तरह की कंपनीज को अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स का वो बनाने के लिए कहा। और अभी मुझे पूरा आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अब बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट्स कम हो गया है, क्योंकि हम वो डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो हम लोग यहाँ अपने देश में बना रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो आमूलचूल परिवर्तन वो ये आया है कि अपने सुरक्षा के लिए अब हम दूसरे देशों पर उतना निर्भर नहीं हैं जितना कि पहले थे। एक वो आया है। दूसरा कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको हमने आर्म्स फोर्सेज को दुरुस्त किया। जो बाहर से चीज मंगवाते थे, हाँ, सुरक्षा इक्विपमेंट हाँ, मंगवाते थे, उसको हम अपने देश में बना रहे उत्पादन हैं। कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और हमारे नेतृत्व के प्रति जो विश्वास था बहुत बढ़ गया। उसमें भी जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। युवा हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन है, और शिक्षा, शोध, आवास, कृषि, अर्थशास्त्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सारे चीज़ों में हम दर बदर धीरे धीरे नहीं, अब तेज़ी से विकास कर रहे हैं। ऐसे तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, और ऐसे ही विषय पर हम चर्चा के लिए अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आप तमाम एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं अपनी टीम के साथ। जोहार, नमस्कार। जोहार। जो है